हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? एक बार पहले वहां से अपनी एक तो ऑडियो म्यूट कर लो और वीडियो ऑन कर लो। ऑडियो म्यूट करके आपने वीडियो ऑन करनी है जी। ऑडियो म्यूट कर लेना एक बार सभी बच्चे वहां से। और मेरी साउंड आ रही है? एक बार थम्स अप दिखा दो वीडियो में। आ रही है, चलो जी। वीडियो ऑन करनी है सबने, ऑडियो म्यूट करनी है। ये जिन बच्चों ने वीडियो बंद की हुई है, क्या हुआ? सुबह सुबह नहा के नहीं आए क्या? आज संडे है इसलिए। चलो जी, एक बार अपनी ऑडियो म्यूट करके चलो वहां से। ठीक है जी। बाकी जिस जिसका डाउट्स होगा ना, आपने वहां पे ना एक बार हैंड रेस कर देना। मतलब वहां पे मेरे ख्याल से एक स्माइली आती है हैंड रेस की। तो आपने वहां पे एक स्माइली बना देना। जिस जिसके भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ से उनको बुलाता रहूंगा, वही बच्चा अपनी ऑडियो को अनम्यूट करेगा ताकि सब बच्चों को डाउट सुने और सब बच्चों को डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में आपकी भी साउंड आती रहे और फिर सारा का सारा डाउट सेशन खराब हो जाए। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन के भी डाउट्स होंगे सिर्फ अपना वहां पे एक थंबनेल बना दो कि हाँ भाई हमें डाउट्स है, उनको मैं यहाँ से बुलाऊंगा, फिर वो अपना डाउट्स पूछेंगे। बाकी सबकी जो ऑडियो है ना वो अपनी म्यूट रहेगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर डाउट सेशन। हाँ जी, किन का डाउट्स है एक बार पहले बताओ जी। डाउट्स किन किन का है? अभी आपकी ऑडियो म्यूट नहीं है। चलो, और बताओ जी, डाउट किस किस का है? डाउट्स किसी का भी नहीं है? वैसे मिलने के लिए आए हो क्या आज? हेलो। हाँ जी, अभी आपका डाउट है? जी हेलो। हेलो। यस सर। अभी आपका डाउट है? जी जी हाँ। हाँ जी, बोलो। सर मेरा ये डाउट है, जैसे कोई भी सप्लायर ईसीओ के थ्रू अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ईसीओ 1% टीसीएस काटता है। हाँ जी, तो हाँ जी। जो टीसीएस काटता है उसका क्रेडिट सप्लायर को मिल जाएगा क्या करके? हाँ, मिल जाएगा। जब वो जीएसटी देने जाएगा तो जितना टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस जीएसटी होगा फिर वो उसको देना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू। और सेकंड डाउट बताओ जी, ज्योति। ज्योति, अपनी ऑडियो वहां से बंद। हेलो। हाँ जी। हाँ, हेलो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, वो पेमेंट अंडर जीएसटी में आपने बताया था कि ई कैश लेजर में अगर जैसे आईजीएसटी के लिए पैसा जमा किया है तो उसके लिए वहीं से यूज होगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब क्रॉस क्रॉस पेमेंट सर अलाउड नहीं। हेलो 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 हेलो। मेरी साउंड आ रही है सभी को? हेलो। मैं बीच में चला गया था कहीं पर। हाँ सर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना लाइट चली गई थी तो ये बंद हो गया था। तो मैंने दोबारा से अभी ऑन की है। तो अब सभी को साउंड आ रही है? चलो, हाँ ज्योति, आपका डाउट था। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलो। ऑडियो ऑन करो वहां से। ऑडियो ऑडियो, हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ सर। सर, वही मैं पूछ रही थी कि सर ई कैश लेजर में आपने बोला था कि क्रॉस पेमेंट अलाउड नहीं है। हाँ मतलब जी। हाँ जी। अगर उसमें अमाउंट अगर दिया हुआ है जैसे आईजीएसटी के लिए पेमेंट के लिए दिया है तो सर पहले वहीं से पेमेंट होगा, और अदर ड्यूज के लिए जैसे पेनल्टी फीस वगैरह ऐसा उसके लिए अगर ई कैश लेजर में अगर अमाउंट नहीं है तो सर पेमेंट पर नहीं होगा वहां से। नहीं, देखो जो ई कैश लेजर होगा ना, अब ई कैश लेजर के अंदर आप जो भी पैसे हाँ जमा सर। कराओगे, अगर वो आईजीएसटी के लिए आपने जमा कराया
तो फिर वो आईजीएसटी से ही होगा। अगर वो सीजीएसटी के लिए जमा कराया उसकी पेमेंट सीजीएसटी में होगी, सेम एसजीएसटी का एसजीएसटी में होगा, ठीक है नी। अगर आपको इंटरेस्ट अच्छा पेनल्टी या ठीक है कुछ सर। भी अदर पेमेंट करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको अलग अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, उसी कैश लेजर से इंटरेस्ट पेनल्टी की पेमेंट होगी और किसी से नहीं होगी। जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारा नहीं तो क्रेडिट फिर नहीं होता है होगा ना, सर। क्रेडिट लेजर को हम कहीं पर भी यूज कर हाँ सकते सर। हैं। फॉर एग्जांपल आईजीएसटी का क्रेडिट जो है हमने आईजीएसटी में भी यूज किया, सीजीएसटी में भी किया, एसजीएसटी में भी किया। बट कैश लेजर के अंदर यस क्या सर। होता है कि पर्टिकुलर एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर जो हम पैसा डिपॉजिट करवाएंगे सर। वो उसी अकाउंट की पेमेंट में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा वो। ठीक है सर, समझ ठीक है गई। ज्योति? तो फिर नहीं होगा वहां से पेमेंट। यस, यस सर, अंडरस्टूड। ओके जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मेघा, मेघा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर डाउट एज सच कुछ नहीं है, बट लाइक अभी प्रोफेशनल में हूँ मैं, तो थोड़ा बाकी जोर से जैसे बोलो। हम लोग क्लासेस कर। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है? सर डाउट एज सच नहीं है, लाइक अभी एग्जाम के 1 महीने बचे हैं ना, तो अब समझ ही नहीं आ रहा सर कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी दे। लाइक आप जो सेमिनार करवा रहे हैं ना दरबार, उसमें सारे जैसे क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ अब डाउट नहीं आ रहे, पर उनको प्रेजेंट क्या करूँ, कैसे उसको, मतलब एक कॉन्फिडेंस ये तो आ गया कि इसका आंसर ये है, पर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आंसर को लिख के कैसे, या फिर कौन से चैप्टर को अभी रिवाइज करना स्टार्ट अच्छा, करें। तो आपका सीएस बिकॉज 1 प्रोफेशनल महीने का है? बाद। आपका सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम हेलो, है? आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हेलो, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ आपका सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम है? हाँ सर। अच्छा, तो देखो प्रेजेंटेशन का तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं क्या करूंगा कि यूट्यूब पे ना एक वीडियो बना के डाल दूंगा पूरी, ठीक है जी। आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है और क्वेश्चन के आंसर लिखने कैसे हैं। मेन आपको ना बस ये होना चाहिए कि अभी आप जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हो या जो भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके आंसर आपके उनसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट मींस अगर आपके सारे आंसर उनसे मैच हो रहे हैं, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना वो सारे सारे हमारे सही हो रहे हैं। अब उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसको लिखना किस तरीके से है, उसकी आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है जी। मैं इस हफ्ते के अंदर ही ना एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूंगा 2 या 3 घंटे की, कि अगर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना लिखना है और कितना बड़ा लिख के आना है, अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे कैसे बन सकती है, इस वीक में बना के डाल दूंगा मैं। हाँ वो तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो आपने उसमें बोला ही था कि ऐसे है, बट सर अभी जैसे रिवाइज कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी दे के करे ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे सप्लाई का, जैसे हमारे जनरल क्वेश्चन सप्लाई बेस पे आते हैं, कॉम्पोजिशन पे आ रहे हैं, अब वो बुक खोल रहे ना तो अच्छा लग रहा है, अच्छा ये प्रोविजन तो याद है, ये प्रोविजन तो याद है, नहीं ये नहीं 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 प्रोविजन नहीं तो नहीं, याद है, अब ऐस रिवाइज क्या करे सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, वो देखो आपको लगेगा कि खोलने के बाद ये प्रोविजन याद है, ये प्रोविजन याद है क्योंकि आपने रिवीजन सही ढंग से अच्छे से कर ली है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है, देखो रिवीजन आपने सारी कंप्लीट कर ली है, प्रोविजन आपके सारे क्लियर हैं, अब जितना हो सके ना क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, यही सेम बात मेरी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनके भी टैक्सेशन के एग्जाम है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो प्रोफेशनल के हो, देखो रिवीजन आपकी सारी हो चुकी है। अब जितनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और ये बात ध्यान देना कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो सबसे पहले अपनी ये बात मान लो कि आंसर कभी मत देखो पहले। इट मीन जब भी कोई क्वेश्चन एक अपने सामने आया उस क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करो, अपना आंसर निकालो, फिर आंसर से मैच करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे ना लास्ट के 1 महीने में क्या करते हैं, वो ना ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके हाथ में नोट्स हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो क्या करेंगे, वो ना बस ऐसे हाथ में पेन लेके और एक कॉपी लेके ना उसको यस 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 करते रहेंगे। ये सबसे गंदी टेक्निक है। इट मींस ये लगा लो आपके एग्जाम में 40 से 50 नंबर ही आएंगे ऐसे करने से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, ये यही सेम बात एमसीक्यूज के ऊपर एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और यही सेम बात प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा, उसकी रिक्वायरमेंट को 2 बार पढ़ा, उसके बाद आपने अपना आंसर निकाला, फिर आंसर को उनके आंसर से मैच किया। ना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया फिर डायरेक्टली आंसर देख के ना फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में आ ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कभी भी आंसर से क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन से आंसर पे जाओ, ठीक है ना, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो लास्ट के 1 महीने में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, और ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो बता दो। और मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कोई भी अगर बता रहा है तो भी आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपको सारा सिलेबस करना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भी भरोसा नहीं है क्वेश्चन वो कहां से डाल देगा।
ठीक है ना। फिर बाद में दिल में क्या गिल्ट रहेगा कि यार अगर मैं एक चैप्टर थोड़ा सा और कर लेता ना तो मेरे 5 नंबर ही आ जाते, और जबकि वो चैप्टर सबसे आसान होगा। तो आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, 100% सिलेबस अपनी तरफ से रिवाइज करके जाना है। बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो। थैंक यू बाकी सो मच सर। आपका और किसी का डाउट जी? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। उर्वी, मैं इसके बाद हाँ आपके सर, पास आता हूँ। मेरा डाउट ईवे बिल के चैप्टर में है। हाँ जी हाँ जी। डाउट ईवे बिल के चैप्टर में है। हाँ जी बोलो। अ, हम हाँ, हमने ईवे बिल में एक्सेप्शन पढ़े थे, जो कि एक प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर एंड मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड था। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसमें दो कंडीशन, एक ही कंडीशन है या दो कंडीशन है? मतलब अभी मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर इंटरस्टेट ही होनी चाहिए कि वो नहीं नहीं, देखो जो एक्सेप्शन में आने वर्कर के लिए? वाला केस जो होगा, जो आपका जो वर्कर वाला केस होगा, अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो उस केस में ई वे बिल काटना कंपलसरी है। अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो उस केस में ना 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, जो वर्कर वाले केस में। ठीक है जी। और अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात करूंगा ना, तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में तो चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, नॉर्मली दोनों ही केस में ई वे बिल काटना मैंडेटरी है। ओके सर। ठीक और है जी। मेरा और एक डाउट था ईवे हाँ बिल चैप्टर में। बोलो बोलो। अ, हमने कंसोलिडेटेड ईवे बिल पढ़ा था। हाँ जी। उसमें फॉर एग्जांपल 4 सप्लायर है और वो एक ही ट्रक में सामान भेज रहे हैं। ठीक है। तो फिर अभी ट्रांसपोर्टर एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएगा। हाँ जी। तो फिर अभी प्रैक्टिकली उसके पास 5 ईवे बिल रहेंगे या फिर एक ही ईवे बिल रहेगा, कंसोलिडेटेड ईवे बिल? एक ही ई वे बिल रहेगा एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है जी। जैसे ही वो वेरीफाई होगा ना, डिटेल उसके अंदर पांचों की होगी। ओके, तो फिर 5 ईवे बिल नहीं रहेंगे उसके पास? नहीं 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 नहीं, जब ऑब्वियस बात है, देखो अगर 5 ई वे बिल रहेंगे फिर तो वही बात होगी, अगर मान लो 100 लोगों का सामान है तो 100 ई वे बिल बनाने पड़ेंगे, और 100 ई वे ओके बिल सर। वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको तुम कंसोलिडेट करके ना तुम एक ई वे बिल बना दो। जैसे ही डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा ना, तो जितने भी सप्लायर होंगे उसकी कंप्लीट डिटेल जो होगी वो इसके पास आ जाएगी। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी। उर्वी, उर्वी। बच्चा कहाँ गया, गुम हो गया? हाँ जी उर्वी बोलो। उर्वी। हाँ जी बोलो हेलो, बोलो, गुड अनम्यूट मॉर्निंग हो गया सर। वहां से आपका। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक्चुअली वीडियो ही नहीं चल रही है सर, वीडियो मतलब ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सर नो ऑडियो। हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आप दिख तो रहे हैं बट ऑडियो नहीं आ रही है। पता नहीं क्या मेरी हो गया। साउंड आपको क्लियर आ रही है, नहीं सर आ आप रही? दूसरे का डाउट ले लीजिए सर, मैं अच्छा वापस ठीक से है ठीक है कनेक्ट ठीक करती है। हूँ। मेघा और किसी का डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नैना, अश्विनी, विकास, वर्षा, पायल, रियल मी 3। हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट? हेलो। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, रियल मी 3 आपका ही लिखा हुआ है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आई एम भाग्यश्री फ्रॉम अहमदाबाद सर। ओके। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में एक फर्स्ट वाली पॉइंट में डाउट है, वो मोटर व्हीकल वाला, वेसल एंड एयरक्राफ्ट वाला। बोलो बोलो। अच्छा, उसमें डाउट पर्टिकुलर कोई डाउट है या वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? नहीं, उसमें ना वो वेसल और एयरक्राफ्ट में जो फर्दर 4 पॉइंट्स हैं जिसमें मतलब वो आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। तो इन केस ऑफ गुड्स है जिसमें अप टू 13 पैसेंजर तक नहीं मिलेगा, 13 के बाद मिलेगा। तो
इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट में तो एक्सेप्ट में 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड है या नहीं, नहीं वो नहीं नहीं पता। है, नहीं है, नहीं है, वो सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट के अंदर है। उसमें सिर्फ 3 ही बातें आएंगी, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग वाला। क्योंकि देखो ना वहां पे गुड्स व्हीकल तो उन्होंने वैसे ही कवर नहीं किए। आपने एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो ना इन्होंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मोटर व्हीकल हाँ। इन्होंने वो कवर किए हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर तक की है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई व्हीकल 13 पैसेंजर से ज्यादा होगा, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, और जो गुड्स व्हीकल हाँ। होगा उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो जो 13 पैसेंजर व्हीकल का मतलब क्या होता है? पैसेंजर मींस क्या कि भैया जिसमें पैसेंजर जा रहे हो। इट मींस अगर गुड्स व्हीकल है, चाहे वो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 2 की ही क्यों ना हो, तो भी आपको आईटीसी वैसे ही मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, इसलिए वहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब इन केस ऑफ अ गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स में वो फिर 13 वाला जो किया है इंक्लूड, मतलब वहां से फर्दर एक्सेप्ट में से वो वाली पॉइंट निकाल दी है। यस यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। और बताओ जी, किसी को कोई डाउट? हर्षिता, अभय, गरिमा, पायल। Yes, sir, I have doubt. किसको डाउट है? कोई आवाज मार रहा है मुझे? Harshita. हर्षिता, Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, थोड़ा जोर से बोलो। Sir, I have doubt in competition scheme. हेलो। Sir, I have doubt in competition scheme. हाँ हाँ, बोलो बोलो। So, उसमें वो restaurant services वाला 10% of turnover of 5 lakh वो वाला point एक बार। नहीं नहीं, पहली बात तो देखो रेस्टोरेंट सर्विस वाला पॉइंट अलग है और ये 10% वाला जो पॉइंट आपने बोला वो अलग है। मैं थोड़ा सा ना क्लियर कर दूं, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को ये डाउट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रहता है। जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो एग्जी के हैं, प्रोफेशनल के हैं, मे बी सबका ये डाउट हो सकता है, तो मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। देखो, आपने जो कॉम्पोजिट स्कीम की होगी ना, आपने क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो कॉम्पोजिट स्कीम होती है वो सेक्शन 10 के अंदर जो सबसे पहले वो एप्लीकेबल थी, एक तो ट्रेडर के लिए थी, एक मैन्युफैक्चरर के लिए थी, और अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस वाला था उनके लिए कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल थी। ठीक है नी? इट मींस अगर कोई सिर्फ सर्विस की सप्लाई कर रहा है उसके लिए स्टार्टिंग में कॉम्पोजिट स्कीम गवर्नमेंट नहीं लेके आई थी। फिर लोगों ने बोला भाई हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं, बट इनके साथ साथ हम थोड़ी बहुत सर्विस भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुड्स का ट्रेडर हूं, साथ में थोड़ी बहुत सर्विस भी दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर हूं, साथ में थोड़ी बहुत सर्विस भी दे रहा हूं, या रेस्टोरेंट सर्विस वाला काम कर रहा हूं बट साथ में इस सर्विस के अलावा दूसरी सर्विस भी दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कि अगर तुम ये 3 काम कर रहे हो और इन तीनों के साथ तुम थोड़ी बहुत सर्विस देना चाहते हो ना, तो हम एक लिमिट लगा रहे हैं। अब वो लिमिट क्या होगी? जितनी भी तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख रुपए विच एवरेज हायर जो होगा ना, इतने तक की सर्विस तुम करंट ईयर में दे सकते हो। और जो भी तुम सर्विस दोगे उसका रेट क्या लगेगा? 1%। ये आप सबने रेट पढ़ा हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इट मींस दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, ट्रेडर के साथ में सर्विस दूंगा तो वो 10% वाला लगेगा, मैन्युफैक्चरर के साथ में सर्विस दूंगा तो वो 10% वाला लगेगा, रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं, साथ में थोड़ी बहुत सर्विस देना चाहता हूं तो जो एडिशनल सर्विस होगी उस पर वो 10% वाला पॉइंट लग जाएगा। बट एक बच्चा कहता है सर मान लो मैं ना सर्विस देना चाहता हूं और वो सर्विस ना रेस्टोरेंट वाली नहीं है, मैं सीएस बन जाऊंगा कुछ टाइम के बाद, तो मुझे ना कंसल्टेंसी की सर्विस देनी है, मुझे एडवोकेट की सर्विस देनी है। तो अगर आपको कंसल्टेंसी की सर्विस देनी है या एडवोकेट की सर्विस देनी है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई है, शायद आपको ध्यान आ रहा हो, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जिसमें गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख तक होगी तो करंट ईयर में 50 लाख तक की सर्विस दे सकते हो। तो अपने माइंड में एक बात लेके चलना कि सर्विस की अब 2 लिमिट आ रही है, एक तो वो 10% वाली लिमिट आ रही है और एक 50 लाख वाली लिमिट आ रही है। अब वो 10% वाली लिमिट सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी अगर ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस वाले साथ में कोई सर्विस देना चाहते हैं, और अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस की सप्लाई करना चाहता हूं और वो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, उस केस में लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की एप्लीकेबल है। बस एक बात ध्यान देना। ठीक है जी, अब बताओ डाउट्स आपका क्या है? Okay, sir. क्लियर हो गया डाउट हर्षित आपका? Yes, sir. ओके जी। I have more doubts, sir. हाँ हाँ बोलो। Sir, उसमें place of supply section 10 उसमें supply on board or conveyance, और section 12 में subsection 10 on board a conveyance while in transit conveyance may be a ship, aircraft, train or vehicle। उन दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है सर।
देखो दोनों के अंदर ना ये फर्क है, दोनों के अंदर ये फर्क है। जो सेक्शन 10 है वो गुड्स की सप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है जी, और जो सेक्शन 12 है वो सर्विस की सप्लाई की बात कर रहा है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? देखो सेक्शन 10 में क्या बात बोली गई है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी अगर ट्रेन में कभी सफर किया हो, ठीक है जी। अब देखो ट्रेन भी ना कई तरह की होती है, मे बी आप में से बहुत सारे बड़े जो मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं, अब आप मुझे एक बताना, एक तो होती है जनरल ट्रेन, कभी भी आपने देखा हो वो हिल हिल के चलती है, और एक होती है जो आपकी नॉर्मली राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, जिसमें आप बुकिंग करवा के जाते हो। अब आपने दोनों ट्रेन में ना एक बात देखी होगी कि जब भी हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं वो सामान बेचने वाले आते हैं। अब जब वो सामान बेचने वाले आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब जब वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? तो वो सेक्शन 10 में बताया गया है। इट मींस जब भी आप गाड़ी के बीच में बैठते हो, चाहे वो राजधानी है, शताब्दी है, आप कभी भी चेक करना, रास्ते में ना गाड़ी के बीच में वो कई बार वो चीज बेचने वाले आते हैं, ठीक है जी, कई बार फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें बेचने वाले आते हैं, मे बी अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके मन में ना ये डाउट होगा कि सर वो जीएसटी तो एप्लीकेबल करेंगे नहीं क्योंकि वो तो छोटे मोटे लोग होते हैं, बट मे बी अगर आपको बताओ जो बड़ी बड़ी राजधानी ट्रेन होती हैं, शताब्दी ट्रेन होती है, उसमें कई सप्लायर ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड सामान बेचते हैं। अब जो ब्रांडेड सामान बेच रहे हैं वो जिसके बिहाफ पर बेच रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो उनकी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? उसकी सेक्शन 10 में है। और सेक्शन 12 में क्या है? सेक्शन 12 में आप में से अगर किसी बच्चे ने कभी राजधानी शताब्दी ट्रेन में सफर किया हो तो जो रास्ते में खाने पीने का सामान नहीं मिलता, आपको सैंडविच मिलता है, आपको पैटीज मिलती है, अगर आपने कभी देखा हो, तो जो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, जो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? वो सेक्शन 12 में है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ना फर्क समझ के चलना। सेक्शन 12 में गुड्स की सप्लाई की बात हो रही है, और सेक्शन 10 में गुड्स की सप्लाई की बात हो रही है, और सेक्शन 12 में सर्विस की सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है जी। और किसी का डाउट जी? उर्वी? हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच सर, दिल से थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके प्यार के सर लिए। हाँ सर, आप मतलब बहुत सही कर रहे हो सर, आप मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है हम लोगों के पास कहने के लिए। चलो थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलो, डाउट बोलो। हाँ सर, डाउट ये था सर, वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, वो अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस होंगी और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही होंगी, तो एक जगह अगर रजिस्ट्रेशन कराओ तो सब में डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है सारी ब्रांचेस के लिए। हाँ, सर हाँ। वो वाला पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज कर रहा है सर, वो पेन बेसिस और वो पता नहीं, मतलब सर वो नहीं नहीं थोड़ा सा आप देखो, समझा उसमें दीजिए। उसमें ये पॉइंट है कि जैसे मान लो एक पर्सन की अब अलग अलग स्टेट के अंदर ब्रांचेस हैं। यस अब सर। अगर एक पर्सन की अलग अलग स्टेट के अंदर ब्रांचेस हैं और अगर वो सेम पेन में उन सब का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी दिल्ली में भी है, हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है और यूपी के अंदर भी है। यस अब सर। मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो एक स्टेट में जाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर स्टेट में जाऊंगा। हाँ तो जब मैं एक स्टेट में गया तो उस टाइम जीएसटी REG 01 जब फाइल करूंगा ना, तो उस टाइम मुझे ना भरना होता है कि मेरी ब्रांचेस और किस किस स्टेट में हैं जो सेम पेन के अंदर मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूं। हाँ ठीक है, अब मैंने वो सारी स्टेट बता दी। जब मैंने वो सारी स्टेट बताई तो गवर्नमेंट ये बात कहती है विवेक कि अगर तू दिल्ली के पास रजिस्टर करवाने के लिए गया ना, तो हम ये डीम्ड मान लेंगे कि बाकी जितनी भी स्टेट में तेरी ब्रांचेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। यस सर। इट मींस ऐसा नहीं है कि तुझे हर स्टेट में जाना है, क्योंकि फिर तो तेरे कंप्लाइंस बढ़ जाएंगे। और हाँ। सेम पॉइंट कैंसिलेशन का भी है कि अगर मैंने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया तो मेरी जितनी भी स्टेट में सेम पेन में ब्रांचेस होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल मान ली जाएंगी। हाँ यस सर। ठीक है, अब सर ये और हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। सर बताइए बस। अब सर ये तो वो जो पेन, हाँ आप बताइए सर अब जो ये है, देखो देखो सेम पेन के अंदर क्या है, सेम पेन के अंदर आपके अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब जब भी हम टर्नओवर काउंट करेंगे ना, तो इन सब की एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे। हाँ। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे ना एग्रीगेट टर्नओवर काउंट नहीं करवानी, तो मुझे ना प्लानिंग करनी है या मुझे ना जीएसटी कम पे करना है, मैं ये चाहता हूं कि हर ब्रांच की टर्नओवर अलग अलग हो। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा करो, एक अपनी स्टेट में करवा लो अपने पैन कार्ड से, दूसरी स्टेट में अपने वाइफ के पैन कार्ड से, तीसरी स्टेट में अपने बच्चों के पैन कार्ड से। तो होगा क्या, आपके 3 रजिस्ट्रेशन अलग अलग असेसी के मान लिए जाएंगे, सबको टर्नओवर अलग मिल जाएगी।
बट हाँ। उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपके कंप्लाइंस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? तो यही चीज होती है। सेम पेन का मतलब होता है एक पेन में कितनी आपकी ब्रांचेस हैं, उसकी सबकी एग्रीगेट टर्नओवर होगी। और अगर अलग अलग पैन कार्ड होंगे फिर तो वो असेसी ही अलग अलग मान लिए जाएंगे, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो सर ऐसा कुछ वो रहता है क्या कंपलसरी कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई मतलब इंटर स्टेट ब्रांचेस हैं और वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हैं तो हाँ अलग हाँ अलग हाँ, पेन से ही वो करवाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट हाँ। पेन में, वो हाँ तो सेम सर पेन में। मतलब पेन वाली कुछ कंडीशन नहीं है ना कि नहीं नहीं, पेन डिफरेंट चाहिए या सेम चाहिए? कितने भी एक पेन से कितने भी रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं? मैक्सिमम देखो गवर्नमेंट की जो लिमिट है वो 10 तक हो सकती है। अच्छा। ठीक है, 10 से ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बट नॉर्मल 10 तक होती है। 10 के बाद फिर आपको पैन कार्ड चेंज करने पड़ते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा ओके सर। सर और एक और डाउट था। सर वो टैक्स इंसिडेंस पास करते हैं जो अपन, और फिर अगर अपन ने टैक्स इंसिडेंस पास कर दिया तो फिर अपन को उसके लिए वो नहीं मिलता है, रिफंड नहीं मिलता है उसका जीएसटी का। हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे आईटीसी में होता था कि अगर मतलब जैसे कस्टमर है, भले ही वो रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो आगे सप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है ना? हाँ तो सर वैसा इसमें भी है क्या रिफंड में, कि अगर कस्टमर को रिफंड चाहिए भले ही वो रजिस्टर्ड है लेकिन आगे सप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा? मतलब आप ये बात कहना चाहते हो कि मैं आपने मुझे टैक्स पे कर दिया और हाँ मैंने आपको सप्लाई नहीं की, तो हाँ बर्डन आपकी जेब पर आ गया। हाँ ठीक है जी। अब आप अगर आगे फर्दर सप्लाई नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ये बात हाँ बोलेगी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ। यस सर वही। देखो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर आगे आगे सप्लाई नहीं करोगे, जैसे मैं अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं फिर तो कोई रिफंड की बात ही नहीं है। हाँ ठीक है ठीक जी। है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और आगे एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं तो भी रिफंड नहीं मुझे मिलेगा। अच्छा हाँ यस सर वो तो बट ठीक है। आगे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और वो जीरो रेटेड सप्लाई बन जाती है, उस केस के अंदर मुझे मिल जाएगा। हाँ तो सर उसमें मिल जाता है, लेकिन अगर अपन सप्लाई ना करें आगे लेकिन अपन को रिफंड चाहिए नहीं तो नहीं नहीं मिलता? नहीं मिलेगा। और सर जैसे एक और चीज, सर मतलब ये आईटीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रिफंड में भी लगता है कि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल, आगे हाँ सप्लाई नहीं बिल्कुल करोगे? बिल्कुल। और सर कोई मतलब मतलब रजिस्टर्ड कस्टमर कोई पीछे पड़ गया कि हमें रिफंड चाहिए, तो आप मतलब एप्लीकेशन सप्लाई डाल नहीं करी सप्लायर ने? आप एक बार एप्लीकेशन डाल के देख लो। ऑब्वियस सी बात, आप तो ये बोल सकते हो कि भाई एप्लीकेशन डाल देते हैं गवर्नमेंट को रिफंड की। अब गवर्नमेंट उसके जो भी क्वेश्चन पूछेगी हमें उसके रिप्लाई करने पड़ेंगे, वो तो फिर गवर्नमेंट अपने आप डिनाई करेगी ना। अच्छा ओके सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, और किसी का डाउट जी? विकास आपका डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलो हेलो विकास। सर। हाँ जी। गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड विकास, मॉर्निंग सर। आपकी आपकी वीडियो बंद है, क्या हुआ? सर ऐसे ही बंद किया है, एक्चुअली घर में काम चल रहा है। घर में काम चल रहा है तो कांग्रेचुलेशन, नया घर बना रहे यस। हो? नहीं नहीं सर, थोड़ा और रिनोवेशन हो रहा है। शादीशुदी है क्या आपकी? नहीं 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 सर, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो पूछो, डाउट पूछो फिर। सर ये मल्टी मॉडल कार्गो का थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिए ना। देखो मल्टी मॉडल कार्गो का मतलब ये होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन करनी है और बीच में कई सारे व्हीकल यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मुझे दिल्ली से ना फॉर एग्जांपल केरला सामान लेके जाना है, या दिल्ली से मुझे मुंबई सामान लेके जाना है। अब अगर दिल्ली से मुंबई सामान लेके जाना है तो क्या हुआ, मान लो यहाँ से मैंने वो सामान रखा रेल पे, मतलब ट्रेन पे रखा, फिर ट्रेन से वो किसी ट्रक पे गया, ट्रक से वो किसी गाड़ी पे गया, और फिर आगे एक वेसल लेके गया, फिर वेसल से ट्रक पे गया, फिर वो सामान उसके घर पहुंच गया। ओके। अब सोच के देखो, दिल्ली से मुंबई मुझे सामान लेके जाना है, बीच में कितने सारे व्हीकल मैंने यूज कर लिए। ओके। इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल कार्गो। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है मल्टी मॉडल कार्गो की ना दो वैरायटी होती हैं। एक तो मल्टी मॉडल कार्गो ऐसा होगा जिसमें अलग अलग वेसल आप यूज कर रहे हो, बट उसमें कम से कम एक चीज जो है ना, एक चीज जो है वो वेसल या शिप है। ओके। और दूसरा मल्टी मॉडल कार्गो मतलब क्या है कि अगर आप अलग अलग व्हीकल यूज कर रहे हो बट उसमें कोई भी एक व्हीकल जो है ना वो शिप या आपकी वेसल नहीं है। ओके। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि अगर मल्टी मॉडल कार्गो है और विद वेसल है तो उसकी ईवे बिल की वैलिडिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर डे होगी। ओके। और अगर वो विदाउट वेसल वाली है तो फिर वो नॉर्मल कार्गो मान लेंगे, फिर वो 100 किलोमीटर पर डे होगी। सर ट्रीटमेंट इसका ओवर डायमेंशनल कार्गो ऐसा ही करेंगे ना?
अगर वेसल बीच में है, अगर एक वेसल बीच Okay. में है देन वो ओवर डायमेंशनल मान लेंगे, अगर वेसल बीच में नहीं है फिर वो नॉर्मल कार्गो मानेंगे। सर ये जो ईवे बिल था, अगर 8 आवर्स में हमको बताना पड़ता है कि अगर लेट हो गया तो, अगर 8 आवर्स में नहीं बताया तो फिर वो कैंसिल हो जाता है ना? हाँ, फिर वो कैंसिल हो जाएगा आपका। सर ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फंडा क्या है, थोड़ा बता दीजिए ना। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का फंडा ये है कि एक बात मुझे बताओ, कई बार हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में इनवॉइस काटते हैं, स्टार्टिंग में हम बिल Yes. काटते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, हमें ना कई बार वैल्यू का ना थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता। मान लो मैंने वैल्यू चार्ज की, मैंने रेट चार्ज किया, अब बाद में मुझे पता लगा कि वैल्यू गलत है, या Okay. बाद में मुझे पता लगा भी रेट गलत है। अब होगा क्या कि अगर मुझे पता लगा वैल्यू गलत है या रेट गलत है, देखो दो चीजें होंगी, या तो वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी या वैल्यू मुझे कम करनी या तो पड़ेगी, कम कम। या रेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा या रेट मुझे कम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है विवेक कि जीएसटी में ना एक बात तो कान खोल के सुन लो कि कोई भी कटिंग तुम इनवॉइस में नहीं करोगे। ओके इट मींस अगर तुम्हारी इनवॉइस में जो तुमने वैल्यू मेंशन की, अगर उस वैल्यू को तुम्हें इंक्रीज करना है ना, उस केस में तुम डेबिट नोट इशू करोगे। ओके। और सर अगर उसके जो अंदर फिर हाँ बोलो उसके बोलो अंदर जीएसटी ज्यादा मिलेगा ना उसके हाँ अंदर, बिल्कुल डेबिट बिल्कुल नोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी वैल्यू तुम बढ़ाओगे उतनी वैल्यू पर जीएसटी बढ़ जाएगा। ओके और अगर तुम्हें वैल्यू कम करनी है तो फिर उस केस में आपका जाएगा क्रेडिट नोट। ओके ठीक है, उस केस में फिर तुम्हें जीएसटी का रिफंड मिलेगा। अब ये बात मैंने वो क्लास के अंदर भी बताई थी कि डेबिट नोट इशू करने की लास्ट कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जबकि क्रेडिट नोट इशू करने की ना टाइम लिमिट होती है। ओके। ठीक है, तो 30 आप सितंबर है ना सर? हाँ हाँ यस यस यस। नेक्स्ट। चलो और बताओ जी, और थैंक यू किसी सर। को। वेलकम जी। हेलो सर। हेलो जी। हेलो हेलो। सर, मैं विकास से बोल रहा हूँ। अच्छा विकास, ठीक है विकास, अपनी ऑडियो वो कर दो म्यूट। सर आप गॉड हो, टैक्स के गॉड हो। यार ये मेरे को पाप मत चढ़ा और ये ऐसे बातें मत करो। नहीं सर। चलो जो है तो है। चलो ठीक है जी, और बताओ जी, और कोई डाउट जी? पायल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा डाउट ये था कि इनवॉइस के केस में जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के जो होता है हाँ 3 जी मंथ्स और मोर में, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो मैं रीड कर देता हूँ, अपनी वहां से ना ऑडियो म्यूट कर लेना। अच्छा एक बात और सुनना, अब ये 5 मिनट के बाद ना सेशन हमारा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था 40 मिनट का होता है, बट घबराना मत, अभी हमारे 4 डाउट सेशन और भी हैं, मैंने टाइमिंग बताई हुई है। तो जिनके भी डाउट्स पेंडिंग होंगे आज सारे जीएसटी के डाउट कंप्लीट करके जाओगे आप, क्योंकि फिर जो मेरा अगला डाउट सेशन होगा ना वो इनकम टैक्स का होगा। तो आज जितने भी जीएसटी के डाउट्स हैं, 4 सेशन मेरे बचे हैं, सारे डाउट्स खत्म कर दो, फिर अगले संडे को जो भी आपके डाउट्स इनकम टैक्स के होंगे मैं लेने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो लास्ट डाउट मेरा ये है, इसके बाद के जो भी डाउट्स होंगे अगले 4 डाउट सेशन के अंदर मैं ले लूंगा। ठीक है, चलो इधर सुना ध्यान से। पायल का डाउट आया है कि सर जो इनवॉइस वाले पॉइंट में ना आपने कंटिन्यूस सप्लाई वाला सर्विस वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना, एक बार वो थोड़ा बता दो। देखो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस का मतलब ये होता है, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी सर्विस जो लगातार ना आपकी 3 महीने या उससे ऊपर लगातार चलती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की सर्विस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस हो गया, ये सारी की सारी क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में ना आपको ना कई सारे बाइफर्केशन करने पड़ेंगे। एक कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस ऐसी होती है जिसमें बार बार स्टेटमेंट इशू की जाती है। ठीक है जी, एक कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस ऐसी होती है जिसमें पेमेंट करने की ड्यू डेट जो होती है वो असर्टेनेबल नहीं होती। एक कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस ऐसी होती है जिसमें पेमेंट करने की ड्यू डेट असर्टेनेबल होती है। और एक कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस ऐसी होती है जो कंप्लीशन इवेंट के ऊपर बेस होती है। अब मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भैया सबसे पहले हमको ना ये पहचानना है कि हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा कि वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस कौन सी है। अब अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस ऐसी है जिसमें सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू हो रही है, तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं फिर आपको ना इनवॉइस काटना पड़ेगा, जब वो स्टेटमेंट इशू होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। और कंटिन्यू सप्लाई सर्विस ऐसी है जिसमें ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल है। असर्टेनेबल का मतलब क्या है कि हमें पता है कि वो ड्यू डेट कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल पोस्टपेड कनेक्शन, अब सोच के बोलना, अगर किसी का पोस्टपेड कनेक्शन है तो हमें पता है भाई ड्यू डेट ना हमारी ये वाली है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी तुम्हारी ड्यू डेट होगी ना उस दिन या उससे पहले तुमको इनवॉइस काटना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू सप्लाई सर्विस ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपकी ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल ना हो। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा कैसे होगा कि हमें ड्यू डेट ही नहीं पता होगी। आपने कई बार देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन की सर्विस होती है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है ना, तो बिल्डर ये बात बोलते हैं कि हम ना बीच बीच में पैसा ले लेंगे,
मैंने बोला नहीं पैसा कब लोगे, उसने कहा उसकी टेंशन मत लो, जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन थोड़ी थोड़ी कंप्लीट होगी ना हम पेमेंट लेते रहेंगे। अब मुझे पेमेंट कब करनी है मुझे पता ही नहीं, मतलब ड्यू डेट मुझे पता ही नहीं है, तो अगर ड्यू डेट मुझे ही नहीं पता तो फिर मुझे इनवॉइस कब काटना है? तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि जो पेमेंट की डेट होगी ना उस दिन या उससे पहले तुम्हें इनवॉइस काटना पड़ेगा। और लास्ट ये है कि अगर मेरी कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस ऐसी है जो कंप्लीशन इवेंट के ऊपर बेस है। कंप्लीशन इवेंट का मतलब ये है, आप में से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मे बी उनके साथ कभी प्रैक्टिकली ऐसा हुआ हो कि जब बिल्डर नॉर्मली घर बनाता है तो वो नॉर्मली क्या बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करूंगा तो 20% पेमेंट लूंगा, सेकंड फ्लोर कंप्लीट करूंगा तो 40% ले लूंगा, तीसरा फ्लोर कंप्लीट करूंगा तो 20%। इट मींस हर एक फ्लोर के कंप्लीशन पर मुझे इतनी पेमेंट लेनी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उस केस में इनवॉइस कब कटेगा कि जो कंप्लीशन इवेंट होगा ना उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो जब भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू सप्लाई सर्विस वाला क्वेश्चन बने, आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में कवर होता है, और जिस भी कैटेगरी में कवर होगा ना उसके बेस पे आपको इनवॉइस का आंसर दे के आना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। पायल क्लियर हो गया डाउट आपको? हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। ठीक है, चलो बाकी अब मेरे ख्याल 1 मिनट पड़ा है, 1 मिनट में किसी का डाउट सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई छोटा मोटा बिल्कुल बिल्कुल छोटा डाउट है पूछ सकते हो। यस सर। हाँ जी, बोलो बोलो सर प्लीज हमें ना बस ये रिलेटिव का एक बार डेफिनेशन मतलब समझा देते हैं। रिलेटिव जो आपकी सेक्शन 15 में डेफिनेशन है। यस यस सर। कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, फैमिली में कौन कौन आएगा, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा? नहीं सर, हमारी फैमिली रिलेटिव पार्टी में कौन कौन से आएगा जिससे मतलब जीएसटी है सेक्शन 15 वाली सर। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा फिर, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर या उससे नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, ठीक है, मतलब डाउट सेशन के अंदर, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते रहिए नेक्स्ट डाउट सेशन में। जिन जिन के डाउट्स पेंडिंग है फिर मुलाकात करूंगा मैं 12:30 बजे, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।